उसके बाद अब हम जो वो सेक्शन 14 करेंगे, 15 करेंगे, 16 करेंगे। तो देखिए हम ये करेंगे 3-4 सेक्शंस हम इसमें कवर करेंगे इस लेक्चर में, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे। देखिए तो सबसे पहले कहता है कि हिमाचल इसमें सेक्शन 14 क्या कहता है, अपील। ठीक है, सेक्शन 14 अपील कहता है। ठीक है, तो देखिए अपील कहाँ पे हो सकती है। देखिए अपील का मतलब क्या है, इसके हम करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि वेरियस रेमेडी अगेंस्ट द इनकरेक्शन। ठीक है, क्या कहता है ये सेक्शन बोलता है कि वेरियस रेमेडी अगेंस्ट द correction save the otherwise provided by this act, appeal shall be the original appellant order of the revenue following as the namely as the collector when the order is made the assistant collector to either grade। देखिए सिंपल सा है। और किसमें क्या करता है, क्या कहता है कि अगर सपोज करो इनकरेक्ट है, ठीक है, और इनजस्टिस है, इलीगल है, ठीक है, अनजस्टिस है, और पास करता है रेवेन्यू ऑफिसर, ठीक है, जो भी पास करता है, तो दीज रेमेडी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ द लैंड ओनर्स और टेनेंट्स। जब भी लैंड ओनर और टेनेंट्स के बीच में, ठीक है, इस तरह के डिस्प्यूट्स हो जाएंगे, या किसी भी तरह के डिस्प्यूट जो है वो इसमें लैंड से रिगार्डिंग इस रेवेन्यू एक्ट में हो जाएंगे, तो रेमेडियल हेल्प करता है, ये राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये है। ठीक है, तो बेयर एक्ट की लैंग्वेज में हम आएंगे बाद में, बट थोड़ा सा पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू कर लेता हूँ कि ये सेक्शन किस चीज़ के बारे में। ठीक है, ओनर्स के, टेनेंट्स के, ठीक है, अदर इंटरेस्टेड पर्सन, ठीक है, तो क्या क्या जो वो प्रोवाइड्स करती है ये सेक्शंस। सबसे पहले अपील सेक्शन 14 में हम कवर करेंगे, एंड रिव्यू जो सेक्शन 16 में हम कवर करेंगे, एंड रिवीजन जो सेक्शन 17 में हम इसको कवर करेंगे। तो ये 3 रेमेडीज हैं इसकी, 14 है, 16 है एंड 17 है। 15 सेक्शन को अगर मैं बोलूँ तो जैसे पे सब्सक्राइब लिमिटेशंस पीरियड बताए गए हैं कि बीच अपील जो है वो कितने दिनों में कहाँ होगी और किसके पास रहेगी और कितने दिनों में वो फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो देखिए 15 तो ये सेक्शन बोलता है, बाकी हम 14 में करेंगे। 14 में आपकी अपील रहेगी, ठीक है, और रिव्यू रहेगा आपका 16 में, और 15 में रहेगा आपका लिमिटेशन रहेगी इसकी पीरियड की। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा इसकी हम पहले तो हायरार्की कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 14 का ए कर लेते हैं, ए क्लॉज जो हमने इस तरह से करा। ए क्लॉज क्या बोलता है, इस क्लोज वाइज कर लेते हैं। इफ़ एन ऑर्डर पास बाय द असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड, वही चीज़, देन या असिस्टेंट सेकंड ग्रेड, ठीक है, देन कलेक्टर के पास जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब इसका जो ए सेक्शन ये बोलता है, और बी क्या बोलता है, सेम वही कमिश्नर जो मैंने बताया। ठीक है, और सी इसका बोलता है कमिश्नर टू फाइनेंशियल कमिश्नर। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा एक एग्जांपल था, और इसके रूल कर लेते हैं, रूल फाइनली कर लेते हैं। इसमें रूल्स क्या क्या है इसके फाइनली जो हमने प्रोवाइडेड, रूल प्रोवाइडेड क्या क्या है, क्या प्रोविजो है इसके। क्लॉज क्लॉज 1 ये कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर कर लेते हैं। व्हेन ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्म द अपील फर्दर फॉर द शैल नॉट बी लाई। ओके, इफ एन ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्म्ड ऑन द फर्स्ट अपील नो फर्दर अपील शैल लाई। व्हेन द ओरिजिनल ऑर्डर इज कंफर्म नो शैल लाई कहने का मतलब है कि असिस्टेंट कलेक्टर pass and the order, collector hear the appeal, collector affirm the original order, collector confirm the original order। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा, नो सेकंड अपील कैन बी फाइल्ड। अगर उन्होंने ये कंफर्म कर लिया है तो सेकंड अपील नहीं होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेकंड प्रोविजो क्या कहता है इसका, सेकंड प्रोविजो कर लेते हैं। इफ द कलेक्टर मॉडिफाई और रिवर्स एंड द ऑर्डर, collector confirm when the such a order modify or reverse the appeal by the collector, the order made by the commissioner on the further appeal if any to him shall be final। क्या कह रहा है कि फर्स्ट द कलेक्टर मॉडिफाई और रिवर्स एंड द ऑर्डर, ठीक है, अपील एंड अपील इज द फाइल बिफोर द कमिश्नर, दैट इज डिसीजन ऑफ द कमिश्नर बिकम द फाइनल। ये कह रहा है। एक बार कर लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। असिस्टेंट कलेक्टर ने म्यूटेशन को सैंक्शन कर दिया और कलेक्टर ने रिवर्स दिया ऑर्डर, कलेक्टर ने रिवर्स कर दिया ऑर्डर। अपील फाइल्ड बिफोर द कमिश्नर, अपील जो फाइल करी वो बिफोर द कमिश्नर करी। रिजल्ट क्या हुआ, कमिश्नर डिसीजन बिकम द फाइनल। ये कह रहा है। और एनक्रोचमेंट केसेस में क्या होगा, एनक्रोचमेंट केसेस है तो क्या होगा, देखिए उसका भी हम थोड़ा सा कर लेंगे। देखिए अदर देन एनक्रोचमेंट केसेस में क्या होगा, तो कहते हैं कि अपील रिलेटेड टू गवर्नमेंट लैंड, फॉरेस्ट लैंड मस्ट बी डिसाइडेड विद इन द 3 month फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल। ओके, चलिए आगे हम कर लेते हैं। लिमिटेशंस इसकी कर लेंगे हम थोड़ा सा, है ना, प्रोविजो हमने कर लिए हैं। अब हम जो भी लिमिटेशन की तरफ इसका ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए
एक चीज़ और है, एक चीज़ थोड़ा सा जो है वो एक थोड़ा सा हम और कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ अपील कर लेते हैं कि अपील कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए अपील बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको पता है कि करेक्शन ऑफ एरर हो, जहाँ पे रॉन्ग डिसीजन कैन बी करेक्टेड हो सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, पब्लिक के राइट्स भी तो प्रोटेक्टेड होंगे, ठीक है, अग्री पार्टी को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, ठीक है, अनदर अपॉर्चुनिटी देने के लिए वो भी अपील से वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिवेंट आर्बिट्रेरी डिसीजन हो गया अगर हाई अथॉरिटी सुपरवाइजरी लोअर ऑफिसर, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जस्टिस इंश्योर करने के लिए देखिए मेन जो भी मतलब लॉ है वो क्या है, इंश्योर द जस्टिस को करने के लिए, फेयरनेस को मेंटेन करने के लिए, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव में जो फेयरनेस है वो बनी रहनी चाहिए। इसके बारे में देखिए, इसकी इंपॉर्टेंस सबको पता है क्या इंपॉर्टेंस है, बट कुछ एक जो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अदर देन डिस्कस कर दिया। अब चलते हैं लिमिटेशन फॉर अपील। इसकी लिमिटेशन क्या रहती है, सिंपल सी बात है, कितनी लिमिटेशन रहेगी, क्या रहेगी, तो लिमिटेशन मीन द प्री सब्सक्राइब, क्या बोल रही है, save the otherwise provided by this act, the period of limitation under the foregoing sanctions shall be run from the date of the order appeal by the follow। क्या कह रहा है, when the appeal lie to the collector। देखिए अब इसकी लिमिटेशन के बारे में बता, अगर जब बात हम करते हैं, देखिए ये जो है वो बात हो रही है किसके बारे में बात हो रही है कि अगर कलेक्टर की बात है तो 30 डेज रहेगा भाई कलेक्टर के पास, कमिश्नर के पास दैट इज़ द 60 डेज, एंड द फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जो रहेगा वो 90 डेज का लिमिटेशन रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल करेंगे उसके बाद हम 16 पे चलेंगे, बहुत छोटे छोटे हैं ये सेक्शन। देखिए एक केस है जिसमें ऑर्डर पास बाय द असिस्टेंट कलेक्टर ने ऑर्डर पास किया है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को उन्होंने ऑर्डर पास किया, ओके, एंड अपील बिफोर द कलेक्टर मस्ट बी द फाइल विद इन द 30 डेज। अब वो ऑर्डर पास कर देंगे असिस्टेंट कलेक्टर 1 जनवरी को, तो 30 जनवरी से पहले जो है वो कलेक्टर के पास जो है वो ऑर्डर जो है वो फाइल कर सकते हैं, यानी कि विद इन द 30 डेज। सेम केस 2 में देख लीजिए आप, यहाँ पे 60 डेज रहेगा, 60 डेज तक जो है वो जो है वो कमिश्नर के पास कर सकते हैं, और 90 डेज जो है वो उनके पास जो है वो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जो है वो कर सकते हैं। अब हम इसका पर्पस जान लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है, इस लिमिटेशन को करने का इन सब का क्या पर्पस है। देखिए थोड़ा सा पर्पस हम जरूर कर लेंगे, बाकी हम उसके बाद फिर 16 सेक्शन पे चलेंगे। देखिए प्रिवेंट्स डिले, वही चीज़ है, ज़्यादा डिले ना हो इसके लिए जो भी इस सेक्शन को बनाया गया है, इस सेक्शन में ये चीज़ मेंशन की गई है। उसके बाद क्योंकि डिस्प्यूट्स जो है वो कंटिन्यू नहीं होने चाहिए, सबको पता है कि वो एक हरास करते हैं सोसाइटी को, ठीक है, और इंश्योर होना चाहिए कि भाई फाइनलिटी क्या है, इसका क्या है, कोई कन्फ्यूजन है कि कब होगा, ठीक नहीं होगा। हर एक पार्टी जो दुखी होती है, चाहे अग्रिम पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी हो, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, सब जो दुखी होते हैं सब चीज़ों में कि काफ़ी लंबा प्रोसेस है, जल्दी क्यों नहीं, तो ये टाइम लिमिट इसलिए दी है क्योंकि लैंड रिकॉर्ड बिकम द फाइनल आफ्टर द रीजनेबल पीरियड, एक समय सीमा तो होनी चाहिए। उसके बाद बोलते हैं प्रमोट एफिशिएंसी, ये भी हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। रिड्यूस द लिटिगेशन का जो प्रोसेस है, सपोज करो नहीं हो रहा है, फटाफट हो जाए, यहीं से निपट जाए, अंडर डिपार्टमेंट निकल जाए, तो लिटिगेशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए जो है वो अधिकारियों को ये टाइम फिक्स दी गई है कि अधिकारी भी फटाफट जो है वो इस चीज़ में काम करते हैं। चलिए अब चलिए सेक्शन 16 कह रहा है कि रिव्यू मीन्स द रिकंसिडरेशन ऑफ वन ऑन्स ऑर्डर बिकॉज ऑफ द पार्ट मिस्टेक और डिस्कवरी ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यू एविडेंस। कुछ नया एविडेंस मिलता है कि भाई जो भी आपने डिसीजन दिया है या कुछ न्यू मिस्टेक निकल के आती है, या ऑर्डर में कुछ है ना जिसमें जो वो रिकंसिडरेशन में जा सकता है कि उसको एक बार फिर से देखते हैं कि रिकंसिडरेशन कर लेते हैं, या कुछ न्यू जो है वो एक नया मिस्टेक नज़र आई है, एक नया एविडेंस भी मिला है कि भाई हाँ ये ऐसे हो सकता था, तो फिर जो है वो हम रिव्यू कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये कह रहा है, इधर द ओन मोशन और द एप्लीकेशन में बी द पार्टी ऑफ इंटरेस्ट रिव्यू। देखिए इसका ध्यान से करेंगे थोड़ा सा, इसका पहले तो सिंपल मीनिंग समझ लेते हैं। रिव्यू मीन्स द लुकिंग एट वंस ऑन ऑर्डर अगेन टू द करेक्शन ऑफ एरर। अब किस ग्राउंड पे, देखिए ग्राउंड्स यहाँ पे मेंशन है, ग्राउंड हम बारी बारी से करेंगे। ग्राउंड फॉर रिव्यू, एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एरर अपीरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, एरर अपीरेंट ऑफ द फेस ऑफ रिकॉर्ड, नंबर 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया एक, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या हुआ, एरियर ऑफ द लैंड रिकॉर्ड एज द 200 बीघा इंस्टीड ऑफ 20 बीघास। देखिए
एरर अपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जहाँ पे गलती से मान लो 200 लिखना था, वहाँ पे 20 लिख दिया, एक जीरो लगाना भूल गए, या जहाँ 20 लिखना था वहाँ 200 लिख दिया, तो फिर वो चीज़ मतलब इसके लिए देखा जाएगा एरर अपार्ट ऑफ द फेस ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, नंबर 2 आ जाता है इसका, डिस्कवरी ऑफ द न्यू इंपॉर्टेंट एविडेंस। देखिए आ गया ना यहाँ पे डिस्कवरी, एविडेंस डिस्कवर, तो हम इसको बना देंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एविडेंस इज डिस्कवर्ड, वो हम कर लेंगे। इंपॉर्टेंट एविडेंस वाज द अनअवेलेबल अर्लियर, पहले वो नहीं था लेकिन बाद में मिल गया। फॉर एग्जाम्पल, ओरिजिनल सेड डीड इज डिस्कवर आफ्टर द ऑर्डर हैज़ बीन पास्ड। ओरिजिनल नहीं मिल रही थी पहले, अब मिल गई है। ओरिजिनल कुछ और है, पहले जो था कुछ एक मिसिंग था या कुछ भी था, तो आप जो है वो उसको कंसिडर करेंगे। हु कैन इनिशिएटिव द रिव्यू, देखिए अब इसमें ये चीज़ भी बोली गई है कि हु कैन इनिशिएटिव द रिव्यू, इसी सेक्शन में suo moto, the revenue officer may review the order on his own। देखिए यहाँ लिखा है either of his own motion or the application of any party interested, साफ साफ लिख दिया हुआ, या ऑन एप्लीकेशन पार्टी में भी द अप्लाई फॉर द रिव्यू, खुद भी कर सकते हैं वो रिव्यू कि नहीं यार मेरे से गलती होगी, मैं देख लेता हूँ, अब मुझे एविडेंस मिला। और पार्टी एप्लीकेशन, पार्टी बोलती है कि भाई मुझे रिव्यू के लिए पिटिशन एप्लीकेशन देनी है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल कर लेते हैं। एक तहसीलदार डिस्कवर अ क्लैरिकल मिस्टेक इन द म्यूटेशन, ऑर्डर एंड रिव्यू इट हिमसेल्फ। तहसीलदार साहब ने देखा कि यार ये तो क्लर्क ने गलती कर दी या कुछ भी कर दिया। जब उन्होंने फाइनली देखा, जब उसको देख लिया, एक बार चेक कर लिया, तो उनको लगे कि इसको मैं सो मोटो ले लेता हूँ, है ना, और मैं खुद ही कर लेता हूँ इसको, ठीक है, म्यूटेशन में इस ऑर्डर को मैं रिव्यू कर लेता हूँ एक बार खुद ही और कर लेता हूँ, ठीक, वेरी गुड, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है, और द पार्टी करेगी, ठीक है। कंडीशन फॉर रिव्यू, अब इसी में कंडीशन भी लगाई है, पीरियर सैंक्शन ऑफ द इमीडिएट सुपीरियर अथॉरिटी इज द रिक्वायर्ड इन सर्टेन केसेस। पीरियर सैंक्शन, पीरियर परमिशन, interest review and reviewing the modify reverse for to confirm the order passed by himself or by any of his predecessor in the office. Period sanction of the immediate superior authority is required in the certain cases. Example, तहसीलदार साहब चाहते हैं कि मैं ऑर्डर को रिव्यू करूं और जिसने पास किया है कि पास बाय हिज प्रेडिसेसर, ठीक है। परमिशन ऑफ द कलेक्टर इज रिक्वायर्ड। इसमें क्या होगा, इनके सुपीरियर ऑफिसर क्या कह रहे हैं, ये प्रोड्यूसर इन द ऑफिस, तो क्या करेंगे, अगर खुद ही करना है तो फिर जो वो एक परमिशन लेनी पड़ेगी। किससे लेनी पड़ेगी, हायर, जिनको वो रिपोर्ट करते हैं, किन की रिपोर्ट करते हैं, एज द कलेक्टर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। ओके, अब इसकी लिमिटेशन भी दी है। रिव्यू एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन द 90 डेज, 90 डेज की है रिव्यू एप्लीकेशन की लिमिट, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। ये लिखा है बिल्कुल, कलेक्टर प्रपोज्ड पास बाय हिमसेल्फ, predecessor office shall be the obtained sanction, revenue officer those who control the immediate subject, जो मैं अभी बता रहा था आपको, within that the period। ये देखिए, ये करना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी टू हेयरिंग करनी पड़ेगी, हेयरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी दूसरी पार्टी को। बिफोर द मॉडिफाई और रिवर्सिंग एंड द ऑर्डर नोटिस मस्ट बी इशूड। In the case, opportunity of hearing must be given, hearing की opportunities देनी पड़ेगी। देखिए इसमें कहते हैं कि इसमें एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सब ने उसको सुना होगा, वो करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ेगा, ओडी अल्ट्रम पर्ट्रम, हेयर फ्रॉम अदर साइड, ये यहाँ पे अप्लाई होगा। एक और आता है इसका डी, देखिए सी तो हमने कर लिया, हेयर फ्रॉम सपोर्ट फॉर द ऑर्डर। डी क्या बोल रहा है, डी बोलता है एन ऑर्डर अगेंस्ट विच इज द अपील हैज बीन द प्रेफर्ड शैल नॉट बी द रिव्यूड।
नो रिव्यू आफ्टर द अपील, अपील के बाद रिव्यू नहीं होता, वंस द अपील हैज बीन फाइल्ड रिव्यू कैन नॉट बी इंटरटेन। अब इसका 2 कर लेते हैं, सेक्शन 2 क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल भी कर ले, जैसे आप समझ में आएगा। इफ द पार्टी फाइल्ड एंड द अपील बिफोर द कलेक्टर, द रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट बी रिव्यू द सेम ऑर्डर, वो रिव्यू नहीं कर पाएगा अगर पहले अपील हो चुकी है फाइल तो। अब इसमें बोलता है 2 इसका कह रहा है कि नो अपील अगेंस्ट रिफ्यूजल ऑफ रिव्यू, नहीं माफ कीजिएगा, वो रिफ्यूजल ऑफ रिव्यू ये नहीं कहता, पर इसका जो वो 2 क्या कहता है वो हम करेंगे पहले। इसका जो फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन हैव कलेक्टर शैल बी द डीम्ड टू द सक्सेसर ऑफ द ऑफिस ऑफ एनी ऑफिसर लोअर क्लास हैव बीन लेफ्ट टू द डिस्ट्रिक्ट एंड द चीज ऑफ द पावर टू द रेवेन्यू ऑफिसर हैज बीन द होम नो सक्सेसर इन द ऑफिस, ये उसके बारे में बताया गया है, ठीक है, कि सक्सेसर ऑफिसर के बारे में बताया गया। सक्सेसर ऑफिसर क्या रहेगा, वेयर द नो सक्सेसर हैज बीन अपॉइंटेड द कलेक्टर में एक्सरसाइज रिव्यू पावर्स, कलेक्टर कर सकता है कि जब जो है वो ऑफिस में नहीं है या लोअर जो है क्लास ऑफिसर जो है वो नहीं है, तो वो जो सक्सेसर की पावर जो है वो कर सकते हैं। और दूसरा बताया गया एन अपील शैल बी लाइव फ्रॉम द ऑर्डर रिफ्यूजिंग ऑफ रिव्यू कन्फर्मिंग द रिव्यू प्रोविजन प्रीवियस ऑर्डर, तो उस बोलता है कि नो अपील अगेंस्ट द रिफ्यूजल ऑफ ऑर्डर, ये उसी के बारे में जो मैंने पहले आपको बता रहा था कि रिव्यू इज रिफ्यूज्ड, रिव्यू अगर रिफ्यूज हो गया है और ओरिजिनल ऑर्डर इज कन्फर्म्ड हो गया है आफ्टर द रिव्यू, नो अपील लाइज मेनली अगेंस्ट सच ए रिफ्यूजल, नहीं होगा, वही चीज़ ये कह रहा है 3। अब देखते हैं 4th क्या कह रहा है ये, इसका 4th पार करेंगे उसके बाद हमारा सेक्शन 17 शुरू हो जाएगा। नो रिव्यू और फाइनेंशियल कमिश्नर रिवीजन ऑर्डर सेव द cases of clerical authentication mistake from the accidental omission of the application shall be reviewed under the against of the passed by the financial commissioner under the section. No review और financial commissioner revisional order, ठीक है। तो कहते हैं कि ऑर्डर पास अंडर द सेक्शन 17 अभी जो हम करने वाले हैं, बाय द फाइनेंशियल कमिश्नर कैन नॉट ऑर्डिनरली बी रिव्यू। एक्सेप्शन है इसकी, एक्सेप्शन क्या है, क्लरिकल मिस्टेक, अर्थमेटिकल मिस्टेक, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जो हम करते हैं सेक्शन 17, पावर टू कॉल फॉर द एग्जामिन एंड रिवाइज प्रोसीडिंग ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, पावर टू कॉल टू एग्जामिन द रिवाइज, ठीक है, पावर टू कॉल रिवीजन, ठीक है, रिवाइज रिवीजन करेंगे, रिव्यू कर लिया हमने उसका रिवीजन करेंगे। मीनिंग ऑफ रिवीजन क्या होता है, रिवीजन द फाइनेंशियल कमिश्नर मे एट टाइम कॉल फॉर द रिकॉर्ड of any case pending before, any case pending before, any case pending before or disposal of by the any revenue officer subordinate to him। तो कहते हैं कि the financial commissioner may at any time call for the record of any case pending before the disposal of any revenue officer subordinate to him। revision is the power of superior authority to examine, किसके पास रहेगी, superior authority के पास रहेगी, for the examine the record subordinate revenue officer and correct illegality correction of illegality मतलब कुछ illegalities अगर उनको दिखी हैं तो उसके लिए, और irregularity, देखिए एक तो illegals वर्ड है इसमें प्रेजेंट है, illegal वर्ड है, दूसरा इरेगुलरिटी है, कुछ चीज़ें रेगुलर नहीं है, और जुडिक्शनल एरर भी है अगर इसमें, तो फिर जो है वो ये पावर टू कॉल फॉर द एग्जामिन एंड रिवाइज द प्रोसीडिंग फॉर द रेवेन्यू ऑफिसर, तो ये रहेगा। सिंपल मीनिंग अगर बात करें तो रिविजन्स मीन्स द चेकिंग वेदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर हैव एक्ट लीगली एंड प्रॉपरली और नॉट, वो ये चीज़ होगी, ठीक है। अब पावर्स कर लेते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर की, इसमें पावर्स वगैरह कर लेते हैं कि क्या क्या पावर रहती है, वो हम थोड़ा सा इसमें करेंगे। कमिश्नर और कलेक्टर में बी द कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ कॉज पेंडिंग बिफोर द डिस्पोजल ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर एंड द कंट्रोल इफ द केसेस फॉर द कलेक्टर ऑफ द, ये सारा हम करेंगे। देखिए फाइनेंशियल कमिश्नर की इसमें पावर के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो हम थोड़ा सा इसमें कर लेंगे, ठीक है। द फाइनेंशियल कमिश्नर में कॉल फॉर द रिकॉर्ड फॉर एनी केसेस, एग्जामिन पेंडिंग proceeding, examine and decide for the proceeding, check legally and correctness of the orders. Example, the financial commissioner suspected are legal mutations and they call for the record, और उनको लगता है कि कुछ illegal mutation हुई है, call for the record।
अच्छा, पावर ऑफ कमिश्नर एंड कलेक्टर, वही हमने पहले भी करी थी कि इसमें पावर ऑफ कमिश्नर, ये सारा कुछ हमने देखिए पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अगले हम करेंगे कलेक्टर क्या रिकमेंड करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे, ठीक है। अब एग्जामिनेशन के बाद क्या पावर रहती है वो भी हम इसमें करेंगे। The financial commissioner, a commissioner may be the called for by the mistake of subsequent report under the section of passed by the order himself. Okay. Power of after examination, the revisional authority may be confirm the order, modify the order, reverse the order, pass any order, consider appropriate, पास भी कर सकती है उसको, रिवर्स कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है। अब वही चीज़ है, राइट ऑफ हियरिंग भी दिया जाएगा इसमें, राइट ऑफ हियरिंग दिया जाएगा। बिफोर द चेंजिंग द ऑर्डर अफेक्टिंग प्राइवेट राइट, नोटिस मस्ट बी गिवन, अपॉर्चुनिटी हियरिंग। एग्जांपल, अगर बिफोर द कैंसिलिंग द म्यूटेशन सैंक्शन, अगर उनको लगता है कि कुछ इरेगुलरिटी कुछ भी है, सैंक्शन इन द फेवर ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन मस्ट बी हेड, कि भाई तुम्हारे जो रिजेक्ट की जा रही है, अब तुम जो है वो हमें बताओ भाई इसके बारे में, इस तरह से किया जा रहा है, तो उस पार्टी का भी किया जाएगा। तो सारा कुछ इसमें दिया गया है। फाइनेंशियल में भी जो सबसे टॉप लेवल के जो फाइनेंशियल कमिश्नर जो है, उनकी पावर्स को यहाँ बताया गया है कि वो जो है वो सबको बुला सकता है, सबको कर सकता है, क्लाइंट को भी बुला सकता है, जो भी मतलब जिन्होंने म्यूटेशन कराई है, जो भी अपील करी है, मतलब दैट इज़ अ फाइनल स्टेज जहाँ पे कुछ जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे जो है वो वहाँ पे कुछ उनको गड़बड़ लगती है, तो फिर उस केस में जो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास जो है वो रिवीजन के लिए जो एप्लीकेशन दी जाएगी और वो रिवीजन करेंगे। देखिए ये तो होगी आपकी सेक्शन, उसके बाद इसके प्रोसीजर आएंगे, प्रोसीजर को हम नहीं करने वाले हैं इस सेक्शन में, इसमें कवर नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक इस लेक्चर को सुना है तो आई होप आपको समझ आया होगा, और जितने भी हमारे लो स्टूडेंट्स हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, है ना। और थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।